नमस्कार। आज राजकीय महाविद्यालय बूंदी से डॉक्टर भारतेंदु गौतम, सहायक आचार्य भूगोल द्वारा सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय वॉल्टर क्रिस्टलर विषय पर अपना ई व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर गौतम वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय में भी अपने कई ई व्याख्यान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक अनुभवी हमारे शिक्षक द्वारा ई व्याख्यान का प्रसारण किया जा रहा है। तो मैं डॉक्टर गौतम से निवेदन करूंगा कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो विषय है, इस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंटर प्लेस थ्योरी बाय वॉल्टर क्रिस्टलर। ये सिद्धांत एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, वॉल्टर क्रिस्टलर, उनके द्वारा दिया गया था। और केंद्र स्थल किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से इनका किसी भी अधिवास में निर्माण होता है, किस प्रकार केंद्र स्थल अपने आसपास के अपने से निम्न स्तर के केंद्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं, किस प्रकार से वे अपने आसपास के क्षेत्र से सेवाएं लेते हैं, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि केंद्र स्थल सिद्धांत क्या वाकई में लागू होता है या उपयोगी है, या भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या महत्वता है। सबसे पहले हम क्रिस्टलर महोदय का परिचय देखते हैं। क्रिस्टलर महोदय एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, और चूंकि इनके सिद्धांत को भूगोल में पढ़ा जाता है, अधिवास भूगोल और नगरीय भूगोल में केंद्र स्थल सिद्धांत का काफी अधिक महत्व है। तो मूल रूप से जर्मन अर्थशास्त्री हैं, और भूगोल में इनके योगदान के कारण हम इन्हें भूगोल का विद्वान भी मान सकते हैं। इनका सिद्धांत, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1933 में प्रस्तुत किया गया था। सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने अपने सिद्धांत को एक इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस हुई 1938 में, उसमें इन्होंने अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। उस शोध पत्र का शीर्षक था सेंट्रल प्लेसेस ऑफ सदर्न जर्मनी। यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो ये सिद्धांत है, ये दक्षिणी जर्मनी के सेवा केंद्रों और अधिवासों पर आधारित है। मुख्य रूप से इन्होंने वहीं के आंकड़े लिए हैं और वहीं के अधिवासों और निवासों का इन्होंने अध्ययन किया है। तो 1938 में इन्होंने अपना जो सिद्धांत था इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया, और वहीं से इनके सिद्धांत को परिचय मिलने लगा। लेकिन वास्तव में इनका सिद्धांत 1950 के बाद से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। संभवतः कारण ये हो सकता है कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी भी उसमें संलग्न था, तो तब हो सकता है कि सिद्धांत को अधिक महत्व नहीं मिला हो। तो 1950 के बाद से क्योंकि नगरीकरण की प्रवृत्ति भी हम देखते हैं, तो 1950 के बाद से उसमें गति आई है। तो संभवतः इन सभी कारणों से 1950 के पश्चात इनके सिद्धांत को काफी अधिक महत्व मिलने लगा। आगे हम देखते हैं कि इनके सिद्धांत का जो मूल है वो क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके सिद्धांत का मूल है सेंट्रल प्लेस, एक केंद्र स्थल इनके सिद्धांत का मूल है। और यह जो केंद्र स्थल है, ये अपने आसपास के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसे सेवाएं प्रदान करता है, और साथ ही साथ उस क्षेत्र से अपने लिए जो भी आउटपुट्स है और जो भी इनपुट्स है वो प्राप्त करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी मुख्य केंद्र स्थल का जो अस्तित्व है, बिना अपने आसपास क्षेत्र के संभव नहीं है, क्योंकि उसे जो आधारभूत कच्चा माल चाहिए वो उसे अपने आसपास क्षेत्र से ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कोई जिला है, मुख्य जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर है, तो वहां पर फल, सब्जियां, दूध वगैरह उसके आसपास क्षेत्र से प्राप्त होती है। लेकिन साथ ही साथ वो जिला मुख्यालय अपने आसपास के क्षेत्रों को भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। वो सेवाएं विशेषीकृत होती हैं। विशेषीकृत सेवाओं से तात्पर्य है जो जिला मुख्यालय से निम्न स्तर के अधिवासों में नहीं पाई जाएंगी, जैसे जिला चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, विभिन्न प्रकार के कार्यालयों का मुख्यालय, महाविद्यालय। इस प्रकार की अनेक संस्थाएं हैं या अनेक सेवाएं हैं जो केंद्र स्थल के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर केंद्र स्थल अपने आसपास के क्षेत्र से सेवाएं भी लेता है, इनपुट्स भी लेता है, और साथ ही साथ अपने चारों ओर के क्षेत्रों को विशेषीकृत सेवाएं भी प्रदान करता है। अगले बिंदु में आप देख रहे हैं कि एक वर्ड है सेंट्रल फंक्शन।
ये केंद्रीय सेवाएं कहलाती है। अभी जो मैं आपको चर्चा कर रहा था कि जो सेवाएं केंद्र स्थल के द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हें क्रिस्टालैंड ने सेंट्रल फंक्शंस के नाम से पुकारा है, यानी वे केंद्रीय सेवाएं होती है। और केंद्रीय सेवाओं के कारण ही केंद्र स्थल का महत्व होता है। यदि ये केंद्रीय सेवाएं न हो तो केंद्र स्थल का महत्व नगण्य हो जाता है। अब हम सबसे पहले क्रिस्टालैंड के द्वारा मूल रूप से सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, उसकी बात करते हैं। क्रिस्टालैंड अपने सिद्धांत में सप्त स्तरीय व्यवस्था बताई है। उन्होंने कहा है कि 7 प्रकार के अधिवास हैं। यदि हम सबसे निचले स्तर से देखें तो सबसे पहले आएगा मार्केट विलेज, उसके बाद टाउनशिप सेंटर, काउंटी सीट, डिस्ट्रिक्ट सीट, स्मॉल स्टेट कैपिटल, प्रोविंशियल हेड सिटी और रीजनल कैपिटल सिटी। तो इस पदानुक्रम में या इस हायरार्की में सबसे निम्न स्तर पर या सबसे निचले स्तर पर है मार्केट विलेज, बाजार पूर्वा या बाजार गांव जिसे हम कह सकते हैं। क्रिस्टालैंड के अनुसार इस स्तर पर केंद्रों की संख्या है 468 और बाजार पूर्वा या मार्केट सेंटर्स के बीच में उन्होंने जो दूरी मानी है वो है 7 किलोमीटर की दूरी। 7 किलोमीटर की दूरी इसलिए मानी गई है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य सेवाओं को लेने के लिए 5 से 7 किलोमीटर पैदल चल सकता है, क्योंकि जब क्रिस्टा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था तब इतने अधिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं थे। तो उन्होंने माना कि कोई भी व्यक्ति सब्जी, फल, दूध इत्यादि, किराने का सामान इत्यादि लेने के लिए 5 से 7 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकता है। इसके बाद वो बताते हैं कि इसकी जनसंख्या होगी 800 और इसके द्वारा जितने क्षेत्र को सेवा दी जाएगी वो होगा 45 किलोमीटर का क्षेत्र और इसकी जो कार्याधार जनसंख्या है वो होगी 2700। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मार्केट विलेज है ये सबसे निचले स्तर पर है। इनके बीच की दूरी है 7 किलोमीटर। इसके द्वारा जिस क्षेत्र को सेवा प्रदान की जा रही है वो है 45 किलोमीटर और इसकी जो जनसंख्या होगी कार्याधार वो होगी 2700 किलोमीटर। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम उच्च स्तर के केंद्रों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, इनकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और इनके द्वारा जितने क्षेत्र को सेवा प्रदान की जा रही है उसका एरिया भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्रिस्टालैंड ने बताया कि सबसे निचले स्तर पर 7 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद जैसे जैसे हम उच्च स्तर पर आते जाएंगे वैसे वैसे √3 गुना की दूरी उसमें जुड़ती जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट विलेज के बीच में दूरी है 7 किलोमीटर, तो इस सिद्धांत के अनुसार अगला जो उच्च स्तर का केंद्र है टाउनशिप सेंटर, इसके बीच की दूरी होगी √3 × 7, यानी कि ये होगा हमारा 12 किलोमीटर। और इसी दर से आगे आने वाले या उच्च स्तर तक जाने वाले या पदानुक्रम में उच्च स्तर तक बढ़ने वाले केंद्र स्थलों के मध्य दूरी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका सेवा क्षेत्र और जनसंख्या भी इसी अनुपात से बढ़ता चला जाएगा। उनकी जनसंख्या और सेवा क्षेत्र तिगुने या 3 गुना स्तर से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे निचले स्तर पर दूरी 45 किलोमीटर है, उसके बाद उसकी 3 गुनी दूरी हो गई, यानी टाउनशिप सेंटर्स के बीच की दूरी हो गई 135 किलोमीटर, जो कि इसकी तिगुनी है। और इसके द्वारा जितनी जनसंख्या को सेवा प्रदान की जा रही है उसका जो लेवल है या उसकी जो संख्या है वो भी 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सारांश में देख सकते हैं कि क्रिस्टालैंड ने विभिन्न अधिवासों के मध्य दूरी, उनके द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र और उसके द्वारा सेवित जनसंख्या, तीनों के बारे में बताया है। उसने कहा है कि सबसे निचले स्तर पर जो अधिवास है उनके मध्य दूरी होगी 7 किलोमीटर। जैसे जैसे हम पदानुक्रम में उच्च स्तर पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे √3 गुना उसमें वृद्धि होती जाएगी। साथ ही साथ उस क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र और उसकी जनसंख्या भी तिगुनी अनुपात से बढ़ती हुई चली जाएगी। ये क्रिस्टालैंड ने अपनी व्यवस्था में बताया कि किस प्रकार से निचले स्तर और उसी पदानुक्रम में जैसे जैसे हम उच्च स्तर पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे केंद्र स्थल, उनके बीच की दूरी, उनके द्वारा सेवी क्षेत्र में अनुपात बढ़ता चला जाएगा। पिछली स्लाइड में वापस देखते हैं। सबसे ऊपर है प्रादेशिक राजधानी नगर और सबसे निचले स्तर पर है बाजार पूर्वा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
प्रादेशिक राजधानी नगर के बीच में दूरी हो जाएगी 186 किलोमीटर। तो ये एक आदर्श सिद्धांत है। वास्तव में हो सकता है कि ऐसी दशा किसी क्षेत्र विशेष में न पाई जाती है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। कौन कौन से इन्होंने अजम्पशन माने हैं, किस किस आधार पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो मूल रूप से क्रिस्टलर के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था उसमें इन्होंने यही तथ्य रखे थे। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि क्रिस्टलर ने दक्षिणी जर्मनी में अपना सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर अपना सिद्धांत दिया था, और उन्होंने एक जो मुख्य सेवा मानी वो मानी थी टेलीफोनों की संख्या, क्योंकि उस समय दक्षिणी जर्मनी में टेलीफोनों की जो संख्या थी वो उस संख्या काफी अधिक थी, और वहां की जो जनसंख्या थी, दोनों के अनुपात को क्रिस्टलर ने अपने सिद्धांत में प्रयोग में लिया। उन्होंने एक सूत्र भी दिया है केंद्रीयता ज्ञात करने के लिए। केंद्रीयता किसी भी केंद्र स्थल का गुण होता है। इस केंद्रीयता को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्र स्थल की जनसंख्या, केंद्र स्थल में टेलीफोनों की कुल संख्या, साथ ही साथ उसके चारों ओर के सेवा क्षेत्र में जनसंख्या और उसके चारों ओर के क्षेत्र में टेलीफोनों की संख्या, इस आधार पर क्रिस्टलर के द्वारा एक केंद्र स्थल की केंद्रीयता या सेंट्रलिटी ज्ञात की जाती है। तो ये मुख्य रूप से 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो क्रिस्टलर अपने सिद्धांत में दिए थे। वापस हम रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले उन्होंने सेवा क्षेत्रों के मध्य की दूरी बताई कि किस तरह से निम्न स्तर से उच्च स्तर पर बढ़ने पर √3 की गुणा की दृष्टि से उनके मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ उनका सेवा क्षेत्र और उनके द्वारा जो जनसंख्या को सेवाएं दी जा रही वो भी तिगुनी होती जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने टेलीफोन की संख्या को अपने सिद्धांत का आधार माना है। ये क्रिस्टलर के द्वारा दिया गया मूलभूत सिद्धांत है, उसी स्वरूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टलर का सिद्धांत समझने से पूर्व कुछ कीवर्ड्स अभी जो अब हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीयता है, केंद्र स्थल है, सेवा क्षेत्र है, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमें समझने आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं हिरार्की, पदानुक्रम। पदानुक्रम मूल रूप से एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिवास आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इसी व्यवस्था को पदानुक्रम के नाम से जाना जाता है। पास के चित्र में आप देख रहे हैं, सबसे पहले शहर, ये पदानुक्रमी व्यवस्था है। उसके बाद कस्बा, उसके बाद बाजार कस्बा, उसके बाद गांव। तो ये एक पदानुक्रमी व्यवस्था है। ये अवरोही क्रम में है। सबसे ऊपर जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय के बाद टाउन है, कस्बा है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट टाउन बाजार केंद्र है, जैसा कि क्रिस्टलर ने बताया था, और उसके बाद विलेज है। यदि हम भारतीय प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भी इसी में उचित प्रतीत होता है। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी, उसके बाद राज्य राजधानी, उसके बाद जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय के बाद ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर के बाद पंचायत मुख्यालय और पंचायत मुख्यालय के बाद ग्राम। तो इस प्रकार से एक पदानुक्रमिक व्यवस्था क्रिस्टलर के द्वारा अपने सिद्धांत में प्रस्तुत की गई है। दूसरा जो कीवर्ड है वो है सेंट्रल प्लेस। सेंट्रल प्लेस, जैसा कि हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं, केंद्र स्थल जिन्हें कहते हैं। केंद्र स्थल, जैसा कि अभी हमने चर्चा में इसकी चर्चा भी की है, केंद्र स्थल वे स्थान होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में लगभग केंद्र में स्थित होते हैं और विभिन्न प्रकार की विशेषीकृत या महत्वपूर्ण सेवाएं अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रदान करते हैं। और केंद्रीयता इन्हीं का एक गुण है। जब तक उसमें केंद्रीयता के गुण नहीं होंगे तब तक वो क्षेत्र केंद्र स्थल नहीं कहलाएगा। इसके बाद है सेंट्रल सर्विसेज। केंद्र स्थलों के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो केंद्रीय सेवाएं कहलाती है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये विशेषीकृत होती हैं। सामान्य प्रकार की सेवाएं निम्न स्तर के अधिवासों में पाई जाती है, लेकिन जो विशेषीकृत सेवाएं हैं, उच्च स्तर की सेवाएं हैं, वो केंद्र स्थलों में विद्यमान होती हैं और यही सेंट्रल सर्विसेज या केंद्रीय सेवाओं के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लीजिए विशेषीकृत चिकित्सा है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इस प्रकार की जो सेवाएं होंगी ये सेंट्रल प्लेसेज या केंद्र स्थलों के द्वारा प्रदान की जाएंगी। इसके बाद अगला जो शब्द है या अगला जो कीवर्ड है वो है रेंज। रेंज यानी कि दूरी। कितनी दूरी तक किसी केंद्र स्थल की विशेषीकृत सेवा को प्राप्त करने के लिए लोग वहां आ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कहीं पर एम्स खुला, तो एम्स में सेवाएं लेने के लिए कितनी दूरी तक के लोग या कितने किलोमीटर तक के लोग वहां पर आ जाएंगे।
ये उसकी क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि ये विशेषीकृत सेवाएं होती है, और जो सेवा जितनी ज्यादा विशेषीकृत होगी उसकी रेंज या उसकी दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। सामान्य स्तर की सेवाओं की जो रेंज होती है, जो दूरी होती है, वो कुछ ही किलोमीटर की होती है। जैसा आपको ने बताया कि 7 किलोमीटर के लिए लोग सब्जी के लिए, फल के लिए, दूध के लिए जा सकते हैं, लेकिन यदि उनको कोई विशेषीकृत सेवा चाहिए तो व्यक्ति 150-200 किलोमीटर भी या 500 किलोमीटर भी जा सकता है। तो जैसे जैसे सेवाओं का विशेषीकरण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही सेवाओं की जो दूरी है, जो रेंज है, वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सेवाएं निम्न स्तर की होती जाएंगी, वैसे वैसे उनका रेंज भी या उनकी दूरी भी घटती चली जाएगी। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन। ये कार्याधार जनसंख्या कहलाता है। कार्याधार जनसंख्या से तात्पर्य है किसी भी सेवा को किसी भी क्षेत्र में स्थित होने के लिए निश्चित अनुपात में जनसंख्या चाहिए होती है। मान लीजिए किसी ने ग्रामीण स्तर पर एसी की दुकान खोल ली, एसी बेच रहा है वहां पर, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक महीने में उसके कितने एसी बिकेंगे, मुश्किल से एक बिक जाए, वो भी बड़ी बात है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस ग्राम स्तर पर उस सेवा के लिए आवश्यक मात्रा में जनसंख्या नहीं है। यदि यही दुकान किसी कस्बे में या नगर में खोली जाती तो ये जो सेवा थी, इस सेवा को स्थित होने के लिए आवश्यक जनसंख्या उपलब्ध हो जाती। तो किसी भी सेवा के किसी भी केंद्र में स्थित होने के लिए निश्चित अनुपात में जनसंख्या चाहिए होती है। यदि उतनी जनसंख्या उस सेवा को नहीं मिलती है तो वो सेवा वहां से लुप्त हो जाती है या हटा ली जाती है। यदि उतनी मात्रा में वहां पर जनसंख्या उपलब्ध है तो वो सेवा वहां पर निर्बाध रूप से या निरंतर चलती रहती है। तो ग्रामीण स्तर पर मान लीजिए पंखे की दुकानें तो आसानी से चल जाएगी, क्योंकि एक महीने में उसको हो सकता है कि 12 से 15 पंखे बिक जाए। लेकिन यदि एसी की दुकान खोली गई और महीने में एक एसी भी नहीं बिका तो वो सेवा वहां से हटा ली जाएगी। तो इस उदाहरण से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद अंतिम जो मुख्य बिंदु है वो है सेंट्रलिटी, केंद्रीयता, जिसका भी अब हम चर्चा कर रहे थे। केंद्रीयता वास्तव में एक गुण है जो किसी भी केंद्र स्थल में पाया जाता है, और केंद्रीयता का गुण तभी पाया जाएगा जब वहां पर केंद्रीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस प्रकार से ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जो क्रिस्टोफर के द्वारा अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है पदानुक्रम, उसके बाद है केंद्र स्थल, उसके बाद है केंद्रीय सेवाएं, उसके बाद है दूरी या रेंज, कार्याधार जनसंख्या और सेंट्रलिटी या केंद्रीयता। यहाँ पर हम नीचे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये तो है इसकी थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन, और थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन के साथ साथ ये देखिए शेडेड जो एरिया है वो उसका इसकी कार्याधार जनसंख्या है। कम से कम इतनी जनसंख्या तो इस सेवा के लिए होनी ही चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेंज, इतनी दूरी तक के लोग या इतनी जनसंख्या तक के लोग इस सेवा को प्राप्त करने के लिए केंद्र स्थल पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा सिद्धांत है वो इन्हीं 6 बिंदु पर आधारित है। जब तक आप इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तब तक यही जो 6 बिंदु हैं आपको बार बार सुनने और देखने को मिलेंगे। अब हम मूल सिद्धांत पर आते हैं। चूंकि हम ये जानते हैं कि जब कोई भी सिद्धांत दिया जाता है तो पूर्व में कुछ मान्यताएं निश्चित की जाती है। किसी भी शोध कार्य के लिए कुछ मान्यताएं निश्चित करना आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ मान्यताएं निश्चित करने के बाद ही जो सिद्धांत या जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो खरे उतरते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलर ने बताया कि एक एन आइसोट्रोपिक सरफेस, एक समदेशिक क्षेत्र होता है, यानी भौगोलिक दृष्टि से वह क्षेत्र समान है। यह मान सकते हैं कि वहां धरातली उच्चावच नगण्य है, भौगोलिक जो विशेषताएं हैं या भौतिक विशेषताएं वो न के बराबर पाई जाती हैं। दूसरा है एन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, वहां पर जनसंख्या का वितरण सभी जगह पर समान रूप से पाया जाता है। संसाधन तीसरे बिंदु में है, संसाधन समान रूप से वितरित है। संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी क्षेत्र को कोई विशेष लाभ नहीं है, संसाधनों का वितरण समान रूप से है। सिमिलर परचेजिंग पावर, वहां पर निवास करने वाले लोगों की जो क्रय शक्ति है वो समान है, और क्रय शक्ति समान कब होगी? जब उनकी आय समान होगी। तो आय भी समान है और साथ से साथ उनकी क्रय शक्ति भी समान है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन जो लागत है वो प्रत्येक दिशा में समान रूप से बढ़ती है। जैसा कि उन्होंने पहले बता दिया है, एन आइसोट्रोपिक सरफेस एक समदेशिक सतह है, तो समदेशिक सतह होने के कारण प्रत्येक दिशा में परिवहन की जो लागत है वो समान रूप से
पड़ेगी। इसके बाद नो एक्सेस प्रॉफिट, किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ किसी भी अधिवास को या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और अंत में है सिमिलर इकोनॉमिक बिहेवियर, वहां जो लोग निवास करते हैं उन सभी का जो आर्थिक व्यवहार है, जिसे हम कह सकते हैं कौन सी वस्तु खरीदनी है, कौन सी वस्तु नहीं खरीदनी है, कितनी मात्रा में खरीदनी है, कितने मूल्य तक की खरीदनी है, तो इस प्रकार का जो उनका आर्थिक व्यवहार है, उनकी जो आर्थिक सोच है, वो सभी लोगों का एक समान है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुल 7 बिंदु दिए हैं लगभग, और इन 7 बिंदुओं या 7 मान्यताओं को देकर फिर वो अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि क्रिस्टलर के द्वारा सेवा क्षेत्रों का जो व्यवस्थापन है किस प्रकार से किया गया है। जैसा कि अभी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि एक समदेशिक सतह है और यातायात लागत समान है, संसाधन समान है, सभी प्रकार की दशाएं समान है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी अधिवास का या किसी भी स्थल का जो प्रभाव क्षेत्र होगा वो वृत्ताकार बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो क्रिस्टलर कहते हैं कि यदि वृत्ताकार प्रभाव क्षेत्र बने तो उस दशा में जब सभी वृत्तों को या सभी अधिवासों को एक साथ रखा जाएगा तो 2 से 3 दशाएं उत्पन्न हो सकती है। पहली दशा क्या होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, सभी वृत्तों को जब एक साथ रखा जाएगा तो उनके मध्य में कुछ क्षेत्र छूट जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, सभी वृत्तों को जब एक साथ रखा गया तो उनके मध्य कुछ क्षेत्र छूटता चला गया। इस क्षेत्र को क्रिस्टलर ने असेवित क्षेत्र कहा है, अनसर्विस्ड एरिया, जहां पर किसी भी केंद्र स्थल की कोई सेवा नहीं पहुंच पा रही है। मान लीजिए इसके चारों तरफ 4 केंद्र स्थल है, 3 केंद्र स्थल है, और इन तीनों केंद्र स्थलों की किसी भी प्रकार की सेवा इस वाले एरिया में नहीं पहुंच पा रही, तो ये असेवित क्षेत्र रह जाएगा। यहाँ कोई भी केंद्र स्थल सेवाएं देने में सक्षम नहीं होगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम दूसरे स्तर पर आते हैं। मान लीजिए हम इनकी ओवरलैपिंग कर दें, इन वृत्तों को मिलाते हुए बना दिया जाए, जैसा कि आप दूसरे फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर इन वृत्तों को एक दूसरे से मिलाते हुए बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, और वो समस्या है प्रतिद्वंदिता की समस्या। यानी यहाँ पर क्या बढ़ जाएगी, आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा कि इस क्षेत्र को ये वाला केंद्र स्थल भी सेवाएं दे सकता है, ये भी सेवाएं दे सकता है, और ये भी सेवाएं दे सकता है, तो प्रतिद्वंदिता की स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ अधिक लाभ मिलने की संभावना हो सकती है, जैसा कि इन्होंने पहले ही माना है कि जो अनावश्यक लाभ किसी भी अधिवास को नहीं है, तो हो सकता है कि प्रतिद्वंदिता की स्थिति में कुछ लाभ इस क्षेत्र को प्राप्त हो जाए, जो कि ओवरलैपिंग में है या फिर दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार से दूसरे व्यवस्थापन में भी क्रिस्टलर के द्वारा समस्याएं बताई गई कि इस प्रकार का व्यवस्थापन भी केंद्र स्थलों में संभव नहीं है। तो इसका जो रास्ता है वो क्रिस्टलर निकालते हैं षड्भुज के आकार में। तीसरा जो डायग्राम में हम देख रहे हैं, क्योंकि षड्भुज वृत्त के सबसे समीप की आकृति है और वृत्त का अधिकांश भाग एक षड्भुज के द्वारा आपस में समाहित किया जा सकता है। तो यदि क्रिस्टलर ने कहा कि यदि षड्भुजाकार व्यवस्था केंद्र स्थलों की बनाई जाए तो इसमें ये जो दोनों समस्याएं पहले आई है वो समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। न तो असेवित क्षेत्र रहेगा और न ही ऐसा कोई क्षेत्र रहेगा जहां पर प्रतिद्वंदिता की या ओवरलैपिंग की समस्या आए। तो यहीं से क्रिस्टलर के अधिवास के व्यवस्थापन की शुरुआत होती है। क्रिस्टलर ने कहा है कि जो सेवा केंद्र होते हैं वे वृत्ताकार न होकर के षड्भुजाकार होते हैं, षड्भुज के रूप में होते हैं, क्योंकि षड्भुज वृत्त के सबसे निकट की आकृति है और षड्भुज के द्वारा वृत्त का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित कर लिया जाता है, और न तो इसमें किसी असेवित क्षेत्र की संभावना होती है और न ही यहाँ पर ओवरलैपिंग की कोई समस्या आती है। तो इस प्रकार से पहला जो स्टेप है वो ये है कि क्रिस्टलर के द्वारा जो अधिवास है या जो केंद्र स्थल है उनका जो व्यवस्थापन किया गया है या उनके प्रभाव क्षेत्र का जो व्यवस्थापन दिया गया है वो षड्भुजाकार में दिया गया है। तो यहाँ पर क्रिस्टलर ने
अपने जितने भी सेवा क्षेत्र बताए हैं वो हेक्सागोनल या षटभुज आकार के बताए हैं। और क्यों बताए हैं ये हम चर्चा कर चुके हैं। इसके 3 कारण थे, क्योंकि षटभुज वृत्त के सबसे निकट है और न इसमें कोई असेवित क्षेत्र छूटता है और न ही इसमें ओवरलैपिंग की या प्रतिद्वंदता की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद अभी हम केंद्रीयता की बात कर रहे थे। केंद्रीयता क्रिस्टल के अनुसार 3 तरह से हो सकती है। मान लीजिए कोई क्षेत्र बाजार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्व वाली सेवाएं प्रदान कर रहा है, अधिक महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है। केंद्रीयता परिवहन की दृष्टि से हो सकती है। मान लीजिए किन्हीं 2 केंद्र स्थलों के मध्य में दूरी बहुत कम है, तो लोग आसानी से आ जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सेवाओं को आसानी से एक या दूसरे केंद्र स्थल से प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है प्रशासनिक। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो केंद्रीयता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन एक महत्वपूर्ण अंग है और ये राजनीतिक सीमाएं होती है और सभी जो छोटे स्तर के केंद्र होते हैं वो उसी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीयता 3 रूप से हो सकती है। बाजार की दृष्टि से हो सकती है, परिवहन की दृष्टि से हो सकती है और प्रशासन की दृष्टि से हो सकती है। इसी आधार पर क्रिस्टलर के द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए हैं केंद्र स्थलों के व्यवस्थापन के लिए। इस आधार पर क्रिस्टलर ने 3 सिद्धांत दिए हैं। नंबर 1 बाजार सिद्धांत, नंबर 2 परिवहन सिद्धांत और नंबर 3 प्रशासनिक सिद्धांत। इन्हें K3, K4 और K7 के नाम से जाना जाता है। अब हम यहां देखते हैं कि ये जो K शब्द है इससे क्या तात्पर्य है। K वास्तव में एक मूल्य है। ये क्या है? एक मूल्य है। ये मूल्य हमें ये दिखाता है कि किसी भी उच्च स्तर के केंद्र और उससे ठीक नीचे स्तर के केंद्र के मध्य संबंध क्या है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी उच्च स्तर के केंद्र पर कितने उससे जस्ट निम्न स्तर के केंद्र आश्रित हैं, दोनों के मध्य का जो अनुपात है वो K के रूप में माना जाता है। मान लीजिए ये एक बड़ा केंद्र स्थल है और इस पर आप देख रहे हैं ये 6 जो इससे निम्न स्तर के केंद्र हैं ये आश्रित है। तो इनके मध्य का जो संबंध है यही K वैल्यू या K गुणांक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया K वास्तव में क्या है। K एक अनुपात है, एक मूल्य है जो 2 या पदानुक्रम में क्रम से स्थित 2 अधिवासों के मध्य की संख्या को प्रदर्शित करता है। और यही जो K है ये क्रिस्टलर के सिद्धांत का बाद में आधार बना। उन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए, बाजार सिद्धांत, परिवहन सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इस K की या केंद्र स्थल का व्यवस्थापन बताया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, क्रिस्टलर के द्वारा 3 अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। द मार्केटिंग प्रिंसिपल, जिसे K3 सिस्टम के नाम से जाना जाता है, द ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल, जिसे K4 सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल या प्रशासनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे K3, K4 और K7 कहते हैं। अब ये 3, 4 और 7 जो संख्या आई है यही इसका गुणांक है। जैसा भी आपको मैंने बताया था कि K वास्तव में क्या है, एक मूल्य है और ये जो मूल्य है वो तीनों में अलग अलग है। आप देख रहे हैं बाजार सिद्धांत में इसका मूल्य कितना है, 3 है। परिवहन सिद्धांत में इसका मूल्य कितना है, 4 है। और प्रशासनिक सिद्धांत में इसका मूल्य क्या है, 7 है। तो ये 3, 4 और 7 हमें ये बताता है कि किस प्रकार से अधिवास जो कि उच्च और निम्न स्तर के हैं आपस में निर्भर है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम इन तीनों के सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है मार्केटिंग प्रिंसिपल, बाजार सिद्धांत। बाजार सिद्धांत, जैसा कि आपको मैंने बताया, बाजार एक केंद्रीयता का गुण है। बाजार क्या है, एक केंद्रीयता का गुण है। कोई भी अधिवास जब बाजार केंद्र के रूप में विकसित होगा तो वो एक मुख्य केंद्र बन जाएगा। इस सिद्धांत में यह प्रयास किया गया है कि उच्च स्तर के केंद्रों की संख्या तो न्यूनतम हो और साथ ही साथ उनके द्वारा सेवित क्षेत्र अधिक से अधिक हो जाए। बाजार यही होता है, जो उच्च स्तर के सेवा केंद्र होंगे वो न्यूनतम होंगे, साथ ही साथ जब हम निम्न स्तर पर आएंगे तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। उच्च स्तर के केंद्रों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो ज्यादा होगा, निम्न स्तर के बाजार क्षेत्रों का प्रभाव कम होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मार्केट प्रिंसिपल है वो K3 के नाम से जाना जाता है और इसमें जो निम्न स्तर के केंद्र हैं या पदानुक्रम में निम्न स्तर के जो अधिवास आते हैं वो षडभुज के
सिरों पर स्थित होते हैं। यही महत्वपूर्ण बात है K3, K4 और K7 में कि किस प्रकार से उच्च स्तर के केंद्र स्थल और उनसे ठीक नीचे स्तर के केंद्र स्थल किस प्रकार से व्यवस्थित है, और यही के संबंध कहलाता है या यही के रिलेशन या के प्रोपोर्शन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि बाजार सिद्धांत में ये आप देखिए ये केंद्र स्थल है। आप इसे मान सकते हैं कि मान लीजिए ये राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है, जैसा आपको मैंने पदानुक्रम में बताया था, राष्ट्रीय राजधानी, राज्य राजधानी, जिला मुख्यालय, ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति और गांव। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, राष्ट्रीय राजधानी है। इसके बाद ये है राज्य राजधानी, और इनके बीच में जो छोटे स्तर के केंद्र हैं ये है जिला मुख्यालय। तो यहां पर आप एक चीज और देख रहे हैं कि समस्त प्रकार के जो अधिवास इसमें दिखाए गए हैं या जो केंद्र स्थल दिखाए गए हैं वो इसके द्वारा सेवित हो रहे हैं, चाहे वो राज्य राजधानी स्तर का हो चाहे वो जिला स्तर का हो। और यही नीडन कहलाता है, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड पैटर्न। आपने नाम सुना होगा नेस्टेड पैटर्न ऑफ क्रिस्टलर, जिसे क्रिस्टलर का नीडित पदानुक्रम कहते हैं। वो यही है कि किस प्रकार से तीनों निम्न स्तर के जो अधिवास है वो उस उच्च स्तर की सेवा के अंतर्गत स्थापित है। तो मूल रूप से हम ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार से K3 सिस्टम यहां पर लागू होगा। ये उच्च स्तर का अधिवास है, केंद्र स्थल है, इससे ठीक नीचे स्तर के केंद्र स्थल ये है जो उसके सिरों पर स्थित है। और इस सिरों पर इसलिए स्थित है कि यहां पर अभी आपको मैं बताया था केंद्र स्थलों की संख्या को न्यूनतम करना है, साथ ही साथ उनके द्वारा सेवित क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ाना है। इसी कारण से ये जो निम्न स्तर के केंद्र हैं ये षड्भुज के शीर्ष पर स्थापित किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये K3 वैल्यू किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इससे इन दोनों के बीच में मध्यम जो स्थल है उनका आकार यहां पर दिया हुआ है। तो ये वाला केंद्र स्थल इससे भी सेवा लेगा, इससे भी सेवा लेगा और इससे भी सेवा लेगा। विशेष सेवाएं लेने के लिए वो यहां पर आएगा। जो सेवाएं यहां पर उपलब्ध नहीं है उन्हें लेने के लिए या तो इस राज्य मुख्यालय पर जा सकता है या यहां पर जा सकता है। यानी इसकी जो जनसंख्या है वो 3 भागों में बढ़ गई। बात समझ रहे आप? इस छोटे या तीसरे पदानुक्रम का जो अधिवास है इसकी कितने भागों में बढ़ गई? 3 भागों में बढ़ गई। कुछ इसके पास सेवा लेने के लिए चले जाएंगे, कुछ इसके पास चले जाएंगे और कुछ इसके पास चले जाएंगे। यानी प्रत्येक केंद्र के पास 1/3 जनसंख्या आएगी। यानी यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि ठीक अगले स्तर के जो षड्भुज हैं उन सभी षड्भुजों का 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा किसके पास आएगा? इसके पास आएगा। यानी इस षड्भुज का ये वाला हिस्सा ये 1/3 हो गया, इस षड्भुज का ये वाला हिस्सा ये 1/3 हो गया, इस षड्भुज का ये वाला हिस्सा ये 1/3 हो गया, इस षड्भुज का ये वाला हिस्सा ये 1/3 है, इस षड्भुज का ये वाला हिस्सा ये 1/3 और ये 1/3। इस तरह से कुल कितने हिस्से हमारे पास हो गए? 6 हिस्से हमारे पास हो गए। तो 1/3 इंटू 6 कितना हमारे पास आया? 2। यानी कि 2 षड्भुजों के बराबर आकार के क्षेत्र को कौन सेवाएं प्रदान करेगा? ये केंद्र स्थल सेवाएं प्रदान करेगा। वापस आप रिवाइज कर लेते हैं हम। इस षड्भुज का 1/3 हिस्सा इसके सेवा क्षेत्र में आएगा, इस षड्भुज का 1/3 हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा, इस षड्भुज का 1/3 हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। इसी तरह से शेष तीनों षड्भुजों का 1/3 भाग इस प्रमुख केंद्र स्थल के द्वारा सेवित किया जाएगा। तो इस प्रकार से 1/3 भाग होने पर ये कुल कितना हो जाएगा? 2 षड्भुजों के बराबर सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो 2 षड्भुज तो ये हो गए, 2 सेवा क्षेत्र तो ये हो गए, प्लस एक इसका खुद का, ये अपने आसपास क्षेत्र को भी सेवा प्रदान कर रहा है, तो एक इसका खुद का जो क्षेत्र है वो भी इसके द्वारा सेवित किया जाएगा। तो 2 + 1, 2 तो आसपास के षड्भुजों के और एक इसका स्वयं का, तो 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। यानी कि 3 षड्भुजों के बराबर क्षेत्र को सेवा बाजार सिद्धांत में किसी भी केंद्र स्थल के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यहां पर हमारा मान कितना गया? K = 3। यही K3 प्रिंसिपल या बाजार सिद्धांत के नाम से
जाना जाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाजार सिद्धांत क्यों दिया गया। बाजार सिद्धांत इसलिए दिया गया कि जो केंद्र स्थल थे उनकी संख्या को न्यूनतम करना था, साथ ही साथ उनके द्वारा सेवित क्षेत्र को बढ़ाना था, इसलिए बाजार सिद्धांत दिया गया। साथ ही साथ बाजार सिद्धांत में निम्न स्तर के जो क्षेत्र होते हैं वो षड्भुज के सिरों पर होते हैं, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। निम्न स्तर के केंद्र कहां पर होंगे? षड्भुज के सिरों पर होंगे। और उच्च स्तर के केंद्र स्थल के द्वारा अगले सेवा क्षेत्र के एक तिहाई क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा होने के कारण एक तिहाई क्षेत्र इसके पास आएगा और एक तिहाई क्षेत्र यदि मान लीजिए यहाँ पर दूसरे क्षेत्र होता तो उसके पास चला जाता, तो प्रत्येक षड्भुज का एक तिहाई भाग सेंट्रल प्लेस या केंद्र स्थल के पास आ जाएगा। और चूंकि 6 हिस्से आ गए और 6 हिस्से मिलाकर के 2 षड्भुजों के बराबर हो गए और इसका स्वयं का जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी उसके अंतर्गत गिना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर के का मान कितना जाएगा? 3, और यही K3 प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। K3 सिद्धांत के बाद अगला सिद्धांत है परिवहन सिद्धांत, ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी। इसमें के का मान कितना आता है? 4, यानी यहां पर फिर वही है, के का मान 4 का मतलब क्या है कि जो उच्च स्तर का अधिवास है वो अपने से ठीक नीचे स्तर के 4 अधिवासों के बराबर क्षेत्र को सेवा प्रदान कर रहा है। K3 में क्या हो रहा था? अपने से निम्न स्तर के 3 अधिवासों के बराबर क्षेत्र को सेवा दे रहा था, यानी 3 षड्भुजों के बराबर क्षेत्र उसके द्वारा सेवित था। अब K7 में क्या हो जाएगा? 7 षड्भुजों के बराबर क्षेत्र को सेवा K बराबर 4 में क्या हो जाएगा? 4 षड्भुजों के बराबर क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाएगी। यहां पर अब आप ये देखते हैं कि K3 प्रिंसिपल और K7 में अंतर क्या है। K4 जो प्रिंसिपल है वो परिवहन के आधार पर दिया गया है, जिसका उद्देश्य ये था कि परिवहन मार्गों को छोटे से छोटा कर दिया जाए, यानी कि लोग आसानी से कम समय में तीव्र गति से एक दूसरे स्थानों पर पहुंच जाएं और वहां से सेवाएं प्राप्त कर लें। इस आधार पर ये K4 सिद्धांत या परिवहन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो पहला तो क्या हो गया कि यहाँ पर परिवहन मार्गों को लघुतम करना था, छोटे से छोटा करना था, ताकि आसानी से सेवा केंद्रों के बीच में गतिशीलता बढ़ जाए। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि कोई भी एक क्षेत्र आसपास के 2 क्षेत्रों से सेवा ले सकता है। आधे लोग एक तरफ जा सकते हैं, आधे लोग एक तरफ जा सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मूल अंतर है वो ये है कि K4 प्रिंसिपल में निम्न स्तर के जो सेवा केंद्र हैं वो षड्भुजों के शीर्ष पर न होकर के कहां पर है? षड्भुजों के मिलाने वाली रेखा के मध्य में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी वजह से बिल्कुल लघुतम यातायात मार्ग बनेगा। सबसे छोटा जो मार्ग बनेगा इनको जोड़ने वाला, वो कब बनेगा? इसी स्थिति में बनेगा। इसलिए क्रिस्टालर ने यहाँ पर द्वितीय स्तर के जो केंद्र हैं वो कहां पर बताए हैं? षड्भुज की भुजाओं के मध्य में बताएं। उसका कारण क्या है कि केंद्र स्थल को उनसे मिलाने वाला जो लघुतम सबसे छोटा मार्ग बनेगा वो इसी स्थिति में बनेगा, और यही क्या है? यही परिवहन सिद्धांत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो निम्न स्तर के सेवा केंद्र हैं वो षड्भुज की भुजाओं के मध्य में स्थित है। अब हम देखते हैं कि कितना कितना सेवा क्षेत्र किस किस के अंतर्गत जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस षड्भुज का कितना भाग? आधा हिस्सा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस षड्भुज का कितना हिस्सा? आधा हिस्सा केंद्र स्थल के द्वारा सेवित किया जाएगा। इस षड्भुज का आधा हिस्सा इसके द्वारा सेवित किया जाएगा। इसी प्रकार से इस तीसरे षड्भुज का आधा हिस्सा इसके द्वारा सेवित किया जाएगा। इसी प्रकार से चौथा, और इसी प्रकार से 5वें और 6ठे षड्भुज के आधे आधे हिस्से को सेवा इस केंद्र स्थल के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से हो गए, आधे आधे। कितने हो गए? 6 हिस्से। तो ये 6 हिस्से 3 षड्भुजों के सेवा क्षेत्र के बराबर है। 1/2 इंटू 6 हिस्से हैं और कितने हैं? आधे आधे हैं। तो कितना होगा हमारे पास? 3 षड्भुज के बराबर क्षेत्र आ गया। तो ये कुल वर्ग कितना हो गया? 3 षड्भुजों के बराबर का क्षेत्र हो गया, या 3 अधिवासों के बराबर का क्षेत्र हमारे पास आ गया। अब +1, जैसा कि हमने पिछले सिद्धांत में देखा था कि उस केंद्र स्थल के द्वारा अपने स्वयं के क्षेत्र को भी सेवा प्रदान की जाएगी। तो इसका जो क्षेत्र है वो तो ऑटोमेटिक इसके अंतर्गत सम्मिलित किया ही जाएगा, क्योंकि ये जो इसकी जो जनसंख्या है
वो तो सेवा लेने के लिए इसके पास आएगी ही आएगी। तो इस प्रकार से इसमें फिर एक और जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर के का मान कितना हो जाएगा 4, और ये सिद्धांत कहलाएगा के फॉर प्रिंसिपल, परिवहन सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। एक बार फिर अपन इसको देख लेते हैं। परिवहन सिद्धांत मूल रूप से किस परिकल्पना पर आधारित है? इस सिद्धांत में जो परिकल्पना की गई वो ये है कि किस प्रकार से दो स्थानों या दो स्थलों के मध्य की दूरी को न्यूनतम किया जाए, किस प्रकार से परिवहन को ज्यादा बढ़ाया जाए। तो परिवहन अधिकतम कब होगा? जब उनके मध्य की जो दूरी है वो न्यूनतम हो जाएगी, और उनके मध्य की दूरी न्यूनतम कब होगी? जब ठीक निचले स्तर के जो केंद्र हैं वो षटभुज की भुजाओं के बिल्कुल मध्य में आ जाए। तो ये बिल्कुल इनके बीच में बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट होगा, सबसे छोटा परिवहन मार्ग होगा। इसीलिए के फॉर प्रिंसिपल में निचले स्तर के केंद्र भुजाओं के मध्य में स्थापित किए गए हैं, और जब ये भुजाओं के मध्य में स्थापित होंगे तो इसके चारों ओर स्थित 6 षटभुजों का कितना कितना भाग? आधा आधा भाग इस केंद्र स्थल के द्वारा सेवित किया जाएगा। और चूंकि इसके चारों ओर 6 षटभुज है, 6 षटभुजों का आधा आधा भाग आ गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 बड़े षटभुजों के बराबर का क्षेत्र हो गया, और इसका अपना खुद का भी सेवा क्षेत्र है, और ये कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो परिवहन सिद्धांत में किसी भी बड़े केंद्र स्थल के द्वारा 4 षटभुजों के बराबर के क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती। जैसा कि आपको मैं पहले बताया था कि ये एक अनुपात है कि निर्भरता कितनी है, 3 के अनुपात में निर्भरता है, या 4 के अनुपात में निर्भरता है, या 7, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे, जिसे परिवहन प्रशासनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ठीक अगला जो सिद्धांत है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, प्रशासनिक सिद्धांत है, और ये काफी उपयुक्त भी प्रतीत होता है कि जिला स्तर के जो मुख्यालय हैं वो सेवाएं लेने के लिए सबसे पहले कहां जाएंगे? राज्य राजधानी में जाएंगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान जितने भी राज्य हैं, जिले हैं, वो सेवा लेने के लिए कहां जाएंगे? सबसे पहले राजधानी में जाएंगे। तो यहाँ पर बाध्यता भी है कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो या तो जिला मुख्यालय पर मिलेंगी, या जिला मुख्यालय वाले लोगों को कहां पर मिलेंगी? राज्य राजधानी पर मिलेंगी, और राज्य राजधानी वाले लोगों को कहां पर मिलेंगी? राष्ट्रीय राजधानी मिलेगी। तो यहाँ पर यह बाध्यता भी है कि जो जैसे हम जिला मुख्यालय को ले लें, तो जितने भी ब्लॉक स्तर के मुख्यालय हैं वो जिला मुख्यालय में सम्मिलित किए ही जाएंगे, क्योंकि उनके जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सारे के सारे कहां संपन्न होंगे? जिला मुख्यालय पर ही संपन्न होंगे। और यही बात K7 या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हमें बताता है। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या हो गई? अब हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार से K3 सिद्धांत में जो निचले स्तर के सेवा केंद्र थे वो सिरों पर थे, K4 में भुजाओं के मध्य पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और K7 प्रिंसिपल में कहां पर आ गए? बिल्कुल इसी षटभुज के अंतर्गत आ गए, क्योंकि ये प्रशासनिक केंद्र है, और इसके प्रभाव के अंतर्गत ये सारे के सारे 6 केंद्र इसी में आएंगे, क्योंकि इनको सेवाएं लेने के लिए, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो लेने के लिए मुख्यालय पर आना ही होगा। तो यानी कि कितने क्षेत्रों की सेवाएं हो गई? 6 षटभुजों की सेवाएं हो गई, प्लस एक इसका स्वयं का प्रभाव क्षेत्र, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो 7 षटभुजों के बराबर क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत सेवा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर के का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वापस रिवाइज करते हैं हम। 7 क्यों हुआ? क्योंकि प्रशासनिक सिद्धांत में जितने भी निचले स्तर के केंद्र हैं वो केंद्र स्थल के षटभुज के प्रभाव क्षेत्र के अंदर ही हैं, तो उनका टोटल कितना हो गया? 6 षटभुजों के बराबर हो गया, प्लस 1 स्वयं का, तो 6 + 1 = 7। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। इस प्रकार से K3, K4 और K7 यानी बाजार सिद्धांत, दूसरा परिवहन सिद्धांत, और तीसरा प्रशासनिक सिद्धांत, तीनों सिद्धांतों का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। यहाँ पर वापस हम तुलना कर रहे हैं एक साथ। यह है कौन सा सिद्धांत? बाजार सिद्धांत, जिसमें निम्न स्तर के केंद्र स्थलों की स्थिति कहां पर है? षटभुज के सिरों पर है, बीच में नहीं। बीच में कब आएगी? ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल में आएगी। यहां पर कहां है? उनके केंद्र पर है। और निचले स्तर के सेवा केंद्र में प्रत्येक का कितना कितना? 1/3 हिस्सा किसके द्वारा सेवित है? इसके द्वारा सेवित है। 1/3 × 6, 6 1/3 भाग आ रहे हैं ना, तो 1/3 × 6 तो कितना हो गया? 2, प्लस 1 इसका स्वयं का, तो K = 3। इसी तरह से ये हो गया आपका परिवहन सिद्धांत, जहां पर निम्न स्तर के सेवा केंद्र षटभुज की भुजाओं के मध्य में स्थित है,
और प्रत्येक अगले षड्भुज का कितना कितना भाग, आधा आधा भाग किसके द्वारा सेवित है, इसके द्वारा सेवित है। तो इसमें कितना मान होगा, के का 4 हो जाएगा। और ये तो स्पष्ट ही है, इस सिद्धांत में के का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाजार, परिवहन और प्रशासनिक सिद्धांतों पर ये सिद्धांत आधारित है। यहाँ फिर इनकी तुलनात्मक विवरण दिया गया है। K3 में किस प्रकार से सिरों पर आधारित है, K4 में भुजाओं के मध्य है, और K7 में सारे के सारे जो निम्न स्तर के केंद्र स्थल है वो प्रशासनिक सिद्धांत के अनुसार उसके षड्भुज के अंदर ही स्थित है। अब हम इनका तुलनात्मक विवरण देखते हैं, किस प्रकार से सेवा केंद्र बढ़ते हुए चले जाते हैं। K3 प्रिंसिपल में 3 के अनुपात से बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे निचले स्तर का जो गांव है या ढाणी जिसे कह सकते हैं, हेमलेट, उसके द्वारा 1 के बराबर क्षेत्र को सेवा प्रदान की जा रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगा, 3 गांव के द्वारा 3 हेमलेट या ढाणियों को सेवा दी जा रही है। इसके बाद हम ऊपर आए, 9 कस्बे के द्वारा 9 गांवों को सेवा प्रदान की जा रही है। इसके बाद हम ऊपर आए शहर, तो शहर के द्वारा 27 कस्बों के बराबर क्षेत्र को सेवा प्रदान की जा रही है। और जब हम मेट्रोपोलिस या महानगर में चले जाते हैं तो 81 शहरों के बराबर क्षेत्र को सेवा प्रदान की जा रही है। तो ये है कि किस तरह से K3 प्रिंसिपल में अधिवासों की या सेवित क्षेत्रों की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। ये बढ़ती है 1, 3, 9, 27 और 81। अब हम दूसरे पक्ष पर आते हैं, K4 सिद्धांत। K4 सिद्धांत में किस तरह से बढ़ती है, 4 गुना से बढ़ती है। K4 है तो 4 गुना बढ़ती चली जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। जब सबसे निचले स्तर पर 4 अधिवासियों के बराबर सेवा क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ढाणी है वो अपने आसपास क्षेत्र को सेवा देगी। गांव कितने के बराबर, 4 ढाणियों के बराबर। कस्बा 16 गांव के बराबर। शहर 64 कस्बों के बराबर। और जो महानगर है वो 256 शहरों के बराबर क्षेत्र को सेवा प्रदान करेगा। तो K4 प्रिंसिपल में इस प्रकार से सेवित क्षेत्रों की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। जो केंद्र स्थल सबसे शीर्ष पर होगा सबसे अधिक क्षेत्र को सेवा प्रदान करेगा, और जो सबसे निम्न स्तर पर होगा वो केवल अपने आसपास के क्षेत्र को या न्यूनतम स्थलों को सेवा प्रदान करेगा। इसके बाद तीसरा है K7। K7 प्रिंसिपल में 7 के गुणा की दृष्टि से बढ़ती जा रही है। देखिए आप, 1, फिर 7, फिर 49, 343 और 2401। तो महानगर के द्वारा 2401 अधिवासियों को सेवा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों सिद्धांतों में अनुपातिक रूप से अलग अलग अनुपात है। किसी में K3 में 3 के अनुपात से बढ़ रहे हैं सेवित अधिवास, K4 में 4 के अनुपात से बढ़ रहे हैं, और K7 में 7 के अनुपात से सेवित अधिवास बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब हम आते हैं नेस्टेड पैटर्न पर। किस प्रकार से एक जाल बनता है, इस तरह के सिद्धांत में किस प्रकार से एक नीडित पदानुक्रम जिसे कहते हैं हिंदी में, नीडित पदानुक्रम किस प्रकार से निर्मित होता है। नीडित पदानुक्रम का तात्पर्य है कि किसी बड़े केंद्र के सेवा क्षेत्र में उससे ठीक छोटे स्तर के भी हैं, तीसरे स्तर के भी हैं और चौथे स्तर के भी हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लाल रंग का बिंदु है वो किसको प्रदर्शित करता है, शहर को प्रदर्शित करता है, और उससे ठीक छोटे कौन से हैं, टाउन, कस्बे हैं। तो ये हो गया शहर और ये हो गया कस्बा। तो नीडित पदानुक्रम में क्या होता है कि शहर के द्वारा कस्बे को भी सेवा प्रदान की जा रही है, कस्बा भी उसके अंतर्गत है, साथ ही साथ मार्केट, टाउन भी उसके अंतर्गत सम्मिलित होगा, और विलेज भी उसमें सम्मिलित होगा। यानी बड़े स्तर के केंद्र के द्वारा तो सभी प्रकार के पदानुक्रम के स्तरों को सेवा प्रदान की जाएगी। यानी राष्ट्रीय राजधानी के द्वारा राज्य राजधानी को भी सेवा दी जाएगी, जिला मुख्यालय को भी सेवा दी जाएगी, ब्लॉक स्तर पर भी सेवा दी जाएगी, पंचायत मुख्यालय को भी सेवा दी जाएगी, और गांव को भी सेवा दी जाएगी। यानी गांव के लोग भी नई दिल्ली तक जा सकते हैं सेवाएं लेने के लिए, लेकिन नई दिल्ली के लोग गांव में नहीं आएंगे। यही नीडित पदानुक्रम कहलाता है। सीधी सी बात यही है कि किस प्रकार से सबसे उच्च स्तर के अधिवास के द्वारा निम्नतम स्तर के अधिवास को सेवाएं प्रदान की जा रही। इसी तरह से एक जाल बनता है, यानी सबसे उच्च स्तर के सेवा केंद्र में सारे के सारे अधिवास आ जाएंगे, इससे ठीक नीचे स्तर के भी आ जाएंगे, तृतीय स्तर के भी आ जाएंगे और चौथे स्तर के भी आ जाएंगे। यही नीडित पदानुक्रम या नेस्टेड पैटर्न कहलाता है। यानी एक उच्च स्तर के केंद्र में
सभी निम्न स्तर के केंद्र आसानी से सम्मिलित हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि जो सेवाएं दी जा रही वो कैसी विशेषीकृत है, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, उच्च स्तर के केंद्र स्थलों के द्वारा विशेषीकृत सेवाएं दी जाती है जो निम्न स्तर के केंद्र स्थलों में नहीं पाई जाती है। इसलिए निम्नतम स्तर का केंद्र स्थल या उसका एरिया भी किसमें सम्मिलित होगा? उच्चतम स्तर के केंद्र स्थल में सम्मिलित होगा। यही नेस्टेड पैटर्न या नीडित पदानुक्रम के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक तो हमने देखा कि किस प्रकार से क्रिस्टलर का सिद्धांत एक सैद्धांतिक तौर पर कार्य करता है। उन्होंने अपनी मान्यताएं दी है कि एक समदेशिक मैदान है, संसाधन समान रूप से वितरित है, कोई अतिरिक्त सुविधा या अतिरिक्त लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, जितनी कृषि समान रूप से होती है, लोगों का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो समान है। तो ये दशाएं होने पर तो ये सिद्धांत काम करेगा। लेकिन क्या ये सिद्धांत वास्तव में कार्य करता है, ये अब हम देखते हैं। तो क्रिस्टलर का जो सिद्धांत है ऐसा माना जाता है कि ये मुख्य रूप से विकासशील या ऐसे क्षेत्रों में लागू होता हुआ दिखाई देता है जहां पर प्राथमिक स्तर की क्रियाएं संपादित की जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से औद्योगिकरण ने, परिवहन के साधनों के विकास ने इस सिद्धांत में कमियां निकाली है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि किस विकासशील देशों और उन क्षेत्रों जहां पर प्राथमिक स्तर की क्रियाएं संपादित होती है, उन क्षेत्रों में सिद्धांत कुछ न्यूनाधिक मात्रा में लागू होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धांत की झलक हमें आसानी से देखने को मिल सकती है। और वो हमें किस तरह से देखने को मिलती है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रशासनिक जो सेटलमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है। यदि उसे हम देखें तो हमें क्रिस्टलर के सिद्धांत का सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। जैसा कि हम भारत में देखें तो भारत की जो प्रशासनिक स्थिति है वो अभी जैसा आपको मैं बताया, सबसे ऊपर राष्ट्रीय राजधानी है, फिर राज्य राजधानी है, फिर जिला मुख्यालय है, फिर ब्लॉक है, पंचायत मुख्यालय है, फिर गांव आते हैं। तो ये क्या हो गया? एक पदानुक्रम हो गया। जितने भी बातें उसने कही है क्रिस्टलर ने वो सारी सारी यहाँ पर हम अभी देख लेंगे। पदानुक्रम हो गया, राष्ट्रीय राजधानी केंद्र स्थल हो गया, उसका गुण क्या हो गया? केंद्रीयता हो गया। उसके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उनकी रेंज हो गई, उनकी अपनी रेंज है, उनकी अपनी कार्याधार जनसंख्या है। तो यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो क्रिस्टलर का सिद्धांत है वो लगभग हमें लागू होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो क्रिस्टलर ने अधिवासियों के मध्य की दूरी, उनके द्वारा सेवित जनसंख्या, उनकी जो उसके द्वारा सेवित जो क्षेत्र है वो यहाँ पर लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि सबसे निचले स्तर पर दूरी होगी 7 किलोमीटर और उनके मध्य जो एरिया होगा कितना होगा? 45 किलोमीटर का, और कितनी जनसंख्या होगी? 2100। इतनी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। तो हो सकता है कि ये आंकड़ा हमें वहां पर देखने को न मिले, कुछ 19-20 हो सकता है। लेकिन यदि इस तरह से देखा जाए, हायरार्की दृष्टि से देखा जाए, ये देखिए इस तरह से देखा जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्रिस्टलर का सिद्धांत है वो जो प्रशासकीय ढांचा है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा या लगभग खरा उतरता हुआ प्रतीत होता है। तो लेकिन वर्तमान समय क्या है कि जैसे औद्योगिकरण है, परिवहन के साधनों का विकास है, अधिवासियों के मध्य की दूरी है, इन सभी कारकों ने इस सिद्धांत को काफी न्यूनाधिक मात्रा में परिवर्तित भी किया है। और अंत में हम आते हैं इसके मूल्यांकन पर। तो क्रिस्टलर के सिद्धांत की जो आलोचना की गई है वो इसकी मान्यताओं पर ही की गई है, क्योंकि जैसा कि शुरू में हमने चर्चा की थी कि किसी भी सिद्धांत को देने से पूर्व कोई मान्यता निश्चित कर ली जाती है, और ऐसा नहीं है कि वह सारी की सारी मान्यताएं उस क्षेत्र में पाई जाए। तो वास्तव में एक ऐसा आदर्श क्षेत्र मिलना कठिन है। उन्होंने कहा कि एक इवन ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, आइसोट्रोपिक जो एरिया है ऐसा क्षेत्र मिलना संभव नहीं है, क्योंकि भूगोल क्या है? विविधताओं से भरा हुआ है। जो हमारा पृथ्वी तल है इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, उच्चावची दृष्टि से विभिन्नताएं हैं, खनिजों की दृष्टि से विभिन्नता है, भौगोलिक जो तथ्य है जैसे कृषि है, जनसंख्या है, इन सब दृष्टि से विविधताएं पाई जाती है। तो ऐसा आइसोट्रोपिक जो क्षेत्र है, इवन जो एरिया, वो मिलना संभव नहीं है। तो पहली आलोचना इसके आधार पर की जाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिलीफ, उच्चावच भी अलग अलग है, प्रोडक्टिविटी, प्रत्येक क्षेत्र की उत्पादकता अलग अलग होती है, संसाधन अलग अलग होते हैं, वहां के सामाजिक और राजनीतिक जो कारक हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग पाए जाते हैं।
और इसी कारण से ऐसा समदेशित क्षेत्र मिलना संभव नहीं है। इसके बाद है उन्होंने कहा कि जो लागत है, उत्पादन लागत और परिवहन लागत सभी जगह समान है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। कई सारे कारक है जो उत्पादन लागत पर प्रभाव डालते हैं, कई सारे कारक है जो परिवहन लागत पर प्रभाव डालते हैं। तो न तो उस क्षेत्र में एक समान उत्पादन लागत हो सकती है और न ही वहां एक समान परिवहन लागत पाई जा सकती है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर नॉट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में परिवहन लागत समान हो ये संभव नहीं है, और ऐसा नहीं होगा तो फिर जो मान्यताएं दी गई है वो गड़बड़ होंगी। इसी तरह से रूरल मार्केट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि हम भारत में ही देख लें तो जो ग्रामीण केंद्र है वो विस्तार के अनुसार 7-7 किलोमीटर पर नहीं है, हो सकता है कोई 2 किलोमीटर पर ही हो, कोई 10 किलोमीटर हो, कोई 20 किलोमीटर हो, तो वो एक आदर्श दशा है। इसी तरह से क्रिस्टलर ने कहा कि जो फैक्टर्स हैं जैसे कल्चरल है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीडरशिप है, ये सभी उत्पादन को प्रभावित करते हैं, परिवहन लागत को प्रभावित करते हैं, तो संभव नहीं कि सभी जगह समान रूप से पाई जाए। कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में लीड टू प्राइस एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर ये कि जो जिससे हम कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता है, प्रतिद्वंदिता भी उत्पादन लागत में, परिवहन लागत में अंतर उत्पन्न कर सकती है। इसके बाद हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोग क्या है, एक आर्थिक प्राणी है, यानी वो कैसा सोचते हैं, आर्थिक दृष्टि से सोचते हैं। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा रिचर्ड थैलर, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य या सभी मनुष्य आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं। उन्होंने बिहेवियर इकोनॉमिक्स का को इजाद किया है। उनका मानना है कि प्रत्येक मनुष्य आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं सोचता है, उसके आर्थिक निर्णय लेने में कई प्रकार के कारकों का योगदान होता है। लेकिन यहाँ कैस्टलर क्या कहते हैं कि सभी मनुष्य कैसे हैं, आर्थिक मनुष्य हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, ये सभी डेवलपमेंट भी सिद्धांत पर असर डालते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र परिवहन केंद्र के रूप में विकसित हो जाए, कोई औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो जाए, तो हो सकता है कि 7 किलोमीटर पर दूसरा बड़ा केंद्र स्थल आ जाए, ये भी संभव है। तो वो इस स्थिति को आदर्श स्थिति में नहीं रहने देंगे। इसके बाद वर्तमान समय में जो नए उपागम हम देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो उपागम है वो भी सिद्धांत की आलोचना का एक बड़ा कारण है कि व्यक्ति गांव में बैठा हुआ बड़े महानगरों से आसानी से वस्तुएं मंगा रहा है। आप देख स्नैपडील से, इसी तरह से आप देख लीजिए अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, यहां तक कि खाना आपको घर बैठे मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से जो बदलाव आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि 7 किलोमीटर तक आसानी से चलेगा, लेकिन व्यक्ति घर में भी नहीं चल रहा है, उसे दरवाजा खोलते ही सेवा उपलब्ध हो रही है। तो इस प्रकार के जो नए नए परिप्रेक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं, ये सारे के सारे परिप्रेक्ष्य हमें बताते हैं कि क्रिस्टलर का सिद्धांत हो सकता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्षेत्रों पर लागू हो सकता हो, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक स्थितियां बदल रही है, मनुष्य के सोचने का, व्यवहार करने का तरीका बदल रहा है, वैसे वैसे इन सभी वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन आता जा रहा है। तो इस प्रकार से क्रिस्टलर के सिद्धांत जो ये दिया गया था, ये वास्तव में एक अच्छा सिद्धांत था, सैद्धांतिक था, आदर्श रूप में था। लेकिन चूंकि सभी सिद्धांत आदर्श रूप में होते हैं और उन्हें लागू किया जाना कठिन कार्य होता है।